हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक की बात की थी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी अपन ने। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाद में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। उससे पहले होम असाइनमेंट जो दिया था उसको अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन दिए थे स्टेज वन में आपको क्वेश्चन नंबर दिए थे 19 to 27। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही। द रेडियस ऑफ द एटम 10⁻⁻10 मीटर एंड न्यूक्लियस 10⁻⁻15। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये नहीं बोला गया था, तो थर्ड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ बोर रेडियस ऑफ एटम n² h² अपॉन 4π² kmze²। अगर k नहीं दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 कंसीडर की गई है CGS यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम 0.53 हो जाएगा सीधा, n की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 देखिएगा क्या दे रखा है। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है 0.529 n² 1 का स्क्वायर अपॉन 1, ये आएगा। इसका मतलब Rn इज इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट में बात करें हाइड्रोजन के लिए तो इतना एंगस्ट्रॉम आएगा। बोलो अब इतनी वैल्यू कब आएगी, जब n²/z की वैल्यू जिसके लिए क्या हो 1 हो, n²/z की वैल्यू जिसके लिए 1 हो। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा He+ दे रखा है, n2 दे रखा है, तो यहां तो आ जाएगा 4/2, नहीं बैठेगा। Li+2 दे रखा है, n2 दे रखा है तो 4/3 हो जाएगा, नहीं बैठेगा। Li+2 के लिए n की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर 9/3, ये भी नहीं बैठेगा। फोर्थ दे रखा है बेरिलियम+3, n की वैल्यू है 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4/z भी 4/4 हो जाएगा 1। तो ये किसके लिए सेट होगा, ये सेट है राइट है बेरिलियम+3 n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n²/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। मैंने आपको पहले भी बोला था एरिया भी पूछ सकता है। द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इज। सिंपल सी बात है, एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r² के, और r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n² के। तो सिंपल सी बात ये हो गई, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴। तो a1/a2 इज इक्वल टू n1/n2 का होल पावर 4। अपन से क्या पूछा गया, एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड का मतलब 2/1 की पावर 4, ये हो जाएगा 16⁻1। कितना हो जाएगा 16⁻1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन बाय द करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, ये पॉइंट बोला था, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ विल बी। कर लोगे ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपसे हो जाने चाहिए। 26 नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ विल बी, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n², फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 अपॉन z, He+ का है 2, तो इसका हाफ कर दीजिएगा
ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब आपको नैनोमीटर में चाहिए, आपको नैनोमीटर में चाहिए तो ये हो जाएगा, ये लो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट 26, अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये देखो n स्क्वायर बाई जेड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज स्फेरिकल, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 1.25, आर की वैल्यू दे दिए, आर नॉट की वैल्यू सेंटीमीटर में है, अपन मीटर में कैलकुलेट करते थे इतने टाइम तक। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम दैट ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस 10 raised to the power minus the fraction of volume of atom that occupied by the nucleus will be। आपको मालूम है अगर अपन बात करेंगे तो 10 raised to the power -5 वाला आंसर आएगा अगर रेडियस की बात करेंगे तो, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 10 raised to the power -15 वाला आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आंसर जो होगा वो अप्रोक्सीमेट में 27 का देखिएगा, 27 का फोर्थ जाएगा, बिल्कुल सही है। 28 आपको करना नहीं था, 29 आपको करवा दिया था। द रेडियस ऑफ Li + 2 आयन इन सिमिलर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको करना नहीं था। 32, if the r is the radius of the first orbit of hydrogen atom then the radius of second, third and fourth। आपको मालूम है r is directly proportional to n square होता है, तो सेकंड में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4r1, 9r1 और 16r1 थर्ड आ जाएगा। 33, the velocity of electron in Bohr first orbit of a hydrogen atom is 2.16 into 10 raised to the power 6 meter per second, its velocity in the second orbit will be। ये क्वेश्चन बता देते हैं, 33 वाला क्वेश्चन बता देते। ये लो, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इतना दे रखा है तो वेलोसिटी इन द सेकंड बोर ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो Vn इज इक्वल टू 2.186 Z बाई n, ये लीजिएगा Vn इज इक्वल टू 2.1, ये 10 raised to the power 6 और रहेगा, सॉरी, इंटू 10 raised to the power 6, Z1n की वैल्यू 1.093 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन He + Li + 2 बेरिलियम + 3। जितना ज्यादा Z होगा उतना ही रेडियस कम होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा, फिर He+ का, फिर Li + 2 का, बेरिलियम + 3 का सबसे कम। ओके, 37 क्वेश्चन को मैंने ऐसे करवाया था, सेकंड और फोर्थ सेल के बीच की डिस्टेंस, वही तरीका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रेशियो ऑफ 2 बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। रेशियो ऑफ 2 बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज 4:1। ओके, R1 to R2 का रेशियो दे रखा है 4:1। अब ये बोल रहा है द नॉमिनेशन ऑफ 2 ऑर्बिट कौन से होंगे। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं K एंड L। K के लिए अगर आपको मालूम है तो K L M N होता था, 1 होगा, इसके लिए 2 होगा। रेडियस का रेशियो देखोगे L2 K2L देखोगे तो 1/4 आएगा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यहाँ 1:4 आएगा, नहीं बैठेगा। L एंड K बोलोगे तो इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो 4:1 हो जाएगा, सही है। थर्ड N एंड L, L के लिए 2, N के लिए 4, यहाँ पे रेशियो देखोगे 16/4, 4:1, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड आंसर हो जाएगा 4। ये तो स्टेज 1 के सारे हो गए। स्टेज सेकंड के देखते हैं, स्टेज सेकंड के देखते हैं।
देखना इधर, स्टेज सेकंड के कौन कौन से क्वेश्चन बोले थे। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 16, radii of a cell of hydrogen atom is 4.761 angstrom, then the value of principal quantum number for this cell will be। अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर प्रॉब्लम जो है ये देखिएगा, हाइड्रोजन के लिए अपन को मालूम है या किसी के भी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है n²/z। फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर बात हुई है तो Z1 रखना है आपको, ये दे रखा है इतना, एक बात बोलता हूं सुनना ढंग से, ये 0.5 है, ये 4.7 है, तो ये 9 बनेगा। देखो यहां पे यही बात ध्यान रखनी, 1 4 9 16 25 बनना चाहिए, तो ये मालूम चल रहा ना 0.5 है, ये 45 है, ये 5 है, ये 45 है, तो 9 बनेगा। 9 बनेगा तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3, ये लीजिए। देन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 23, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट इज। आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2π के इक्वल होता है, n की वैल्यू 6 है, h/2π, तो इसका मतलब 3h/π हो जाएगा। आंसर विल बी सेकंड। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 31, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस टाइप से पूछ रहा है। ओके अगर आपको आइडिया हो 31 में अपन को मालूम है mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π, v इंटू आर जो होगा वो nh/2πm होगा। तो सुनिए प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट 31 में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आराम से हो जाते हैं। 54, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना, देन रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी 9 टाइम्स कर दीजिएगा इसको, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 84 नंबर, द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 16⁻1 आएगा। 85 एंड 145, पहले 145 देख लेते हैं, ठीक है चलो 85 देख लेते हैं पहले और उसके बाद 145। 85 क्वेश्चन नंबर, आज मेरे को इसका न्यूमेरिकल वैसे भी करवाना था, 85 का भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं। 85 आप मान लीजिएगा, अभी मैं इसका न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तो 2 चीजें डेरिवेशन करवाने वाला हूं। 145 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। हो गया ये तो सीधा ही 145। ओके चलिए आगे, ये क्वेश्चन नंबर 85 ये मैं अभी आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए हटाया जाए इनको। मैंने आपको पहले भी बोला था, अब जो अपने लेक्चर बनने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी अपनी मैच हो चुकी है, ठीक है। अब लेक्चर जो बनेंगे वो थोड़े से लेंथी आपके लिए हो सकते हैं। लेंथी का मीन्स टाइम ड्यूरेशन, पहले लेक्चर 50 मिनट 52 मिनट का आता था, अब लेक्चर आपके पास 65 मिनट के अराउंड आने वाला है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, आराम से देखिए, समझ में आएगा सारी चीजें। चले आगे देखो, आज अपन हेडिंग लगा रहे हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, टाइम पीरियड क्या आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डेरिवेशन करके बता देता हूँ पूरा, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन लिखा हुआ था, मीन्स आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहा था। सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड टी, एक कंप्लीट साइकिल जब रिवॉल्व करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v से डिवाइड कर दीजिएगा। टाइम पीरियड 2 पाई आर डिवाइड बाई किससे कर दीजिएगा, v से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं v की अलग से वैल्यू ले आता हूं, r की वैल्यू लेके आ जाता हूं। फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, अपन को मालूम है। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं साइड में। mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर होगा, ये लीजिए, ये होगा। तो ये वैल्यू यहां पे मैं पुट करने वाला हूं वेलोसिटी की, 2 पाई आर, v की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर, ये हो जाएगा। तो ये देखिएगा क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन NH, आर स्क्वायर रखना है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। यही बात होगी। तो देखिए 4 से एक 4 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक NH से एक NH कैंसिल हो जाएगा, N3H3। ओके, 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e रेस टू दी पावर 4। ये टाइम पीरियड t आ गया। टाइम पीरियड t आया है तो फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका रिवर्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है f वो होता है 1/t। अब मेरे को यहाँ पे काम की चीज जो है वो ये ध्यान रखना है, ये फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला चाहिएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e रेस टू दी पावर 4 डिवाइड बाई n क्यूब h क्यूब। ये लो, हो गया। ये दोनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। मेरे से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से वैसे टाइम पीरियड आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा। ये बन गए, ये बनने वाले हैं। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर, और एक बन जाएगा क्या, f फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब सबसे पहले अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, उसके बाद आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, उसके बाद बात करेंगे किसके लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मैं अभी बता रहा हूं फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, ये तो ठीक है एक्सप्रेशन पूछ ले तो मैंने तो एक्सप्रेशन डिराइव करके बताए। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसको कैसे करना है, बस बेसिक आइडिया रहे कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, बस इतना आइडिया रहे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, टाइम पीरियड इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+2, टाइम पीरियड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+, ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए। मैं 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इनके ऊपर, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए, आपको एक ही सिंपल सा आंसर देना है। T इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर बाई वी। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई जेड के, और v होता है z बाई n के। तो बताओ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया n क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट रिवर्ट हो जाएगी, तो T1 ऑफ T3 ऑफ ये भी He प्लस ये भी He प्लस n क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करना है, इसका 1 का क्यूब, इसका 3 का क्यूब, 1 रेस टू 27, 1 रेस टू
127। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। T2 of Li+2 to T3 of Ber+3, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब तो आपके सामने सारे फॉर्मूले पड़े हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। T2 of Li+2 to T3 of Ber+3 Z बाई ये रहा n³/z², n³ 2 का क्यूब अपॉन z² 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब अपॉन 4 का स्क्वायर। ये लो, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 16, 3⁵5 243। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 128 डिवाइड बाई 243 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया रह जाए, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आ रहा हूं मैं बस। थर्ड नंबर प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं। क्या है थर्ड नंबर प्रॉब्लम? आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी न्यू बोल दो या एफ बोल दो, फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ He+2, F3 of Li+2, F is the frequency of electron, F is the frequency of electron। ये ठीक है, करो सोल्व करो इसको। अपन को मालूम है कि फ्रीक्वेंसी F फॉर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो Z² अपॉन n³ के आएगा। यहां से देख लीजिएगा, Z² अपॉन n³ के आएगा, तो F2/F3 जो आएगा He+2 से Li+2 के लिए, वो देखो क्या आएगा, n की वैल्यू Z की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन Z² 3 का स्क्वायर अपॉन n³ 3 की पावर 3, 3⁵2। क्या बन जाएगा? 3⁵2। ओके है, मामला सेट है, बोलो भैया। चले आगे, लो नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होम असाइनमेंट डिस्कस हो गया, 3 क्वेश्चन ये नए करवा दिए, फ्रीक्वेंसी आपको बता दी, सब कुछ बात हो गई। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of electron is equal to potential energy plus kinetic energy। ये होगा, बोलिए। ओके, पोटेंशियल एनर्जी Pe की बात करते हैं, ये होता है K Q1 Q2/R। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो नेगेटिव फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इसलिए साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो देखो मैंने नेगेटिव लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -K
Q1 is the charge of electron, Q2 is the charge of nucleus upon R, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये लो। सेकेंड नंबर बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो हमेशा सही याद आएगा, बोलो सही है यहां तक। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं, देखो सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। आपको मालूम है कि एम वी स्क्वायर जो होता है वो के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, ये लो याद करो, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर की जगह क्या आएगा, एम वी स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा है तो देखिएगा, अगर ऐसा है तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम वी स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर देता हूं, ये लो ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात सुनना, के जेड ई स्क्वायर बाई आर जो होता है वो माइनस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो माइनस में 1/2 पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, ये लो पहला रिलेशन। के जेड ई स्क्वायर बाई आर जो है वो देखो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है माइनस में, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस का हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी की बात करोगे तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह माइनस का हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी लेकिन साइन में सेम। अब हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी की जगह माइनस का काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, तो ओवरऑल क्या हुआ वो देखिएगा, ओवरऑल क्या हुआ वो समझना। टोटल एनर्जी जो होगी वो हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है लेकिन साइन में कैसा है, अपोजिट। इस रिलेशन को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन का ये इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड नंबर, अब आप कह रहे हो कि टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, तो 1/2 पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने इसलिए बोला था याद रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी देखिएगा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये लो। क्या याद रखना है? नहीं, डिराइव कर लेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख ही रहे हो, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला याद रख रहे हो, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल एनर्जी, तो सुनिएगा बात को, स्टार्ट कहां से किया। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी फील्ड की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मींस मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर होती है। अट्रैक्शन का फोर्स है तो नेगेटिव लगा दो, रिपल्शन का फोर्स है तो पॉजिटिव लगा दो। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है तो नेगेटिव में के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। अब सुने, यहां से ये रिलेशन हुआ कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी लेकिन साइन में अपोजिट होगी, और फिर टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। इन सब में टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, इन सब की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। इन सब की क्या करता हूं मैं? वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा,
देखिएगा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। अगर इन सब की वैल्यू पुट की जाए तो nth ऑर्बिट में एनर्जी आएगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी चाहिए होती है। अगर जूल में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये बन जाएगा En इज इक्वल टू माइनस का आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी है जूल में, जहां पे आर एच जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर एच जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है। इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछ लिया था 2020 में, ठीक है ना, इसके ऊपर En इज इक्वल टू, और ये एनसीईआरटी में दे भी रखा आपने। तो En का फॉर्मूला हो गया माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको जूल में चाहिए, करना कुछ नहीं है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस कांस्टेंट को अपन ने नाम दे दिया, इस वैल्यू को अपन ने नाम दे दिया आर एच इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। एक आगे रिडबर्ग कांस्टेंट और आएगा, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, चले आगे। अब देखते हैं इस पे क्या क्या बात होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे। हाइड्रोजन के लिए मैं बात करने वाला हूं। देखिए, इस वाले पॉइंट से मैं ये बोल दूं क्या, नीट 2013 का क्वेश्चन है 13 का, यहां से मैं ये बोल दूं क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, सुनना बात को, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करोगे आप, मैं एक बार लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो लिख ही देता हूं क्योंकि मेरे को लिखवा नहीं है वैसे भी। फॉर हाइड्रोजन एटम E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। सर याद रखनी है क्या? याद रखोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, नहीं रखोगे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। मैंने भी याद कैलकुलेट करके ही की है, ठीक है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इस वाले पॉइंट पे वापस आएंगे अभी। E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z की वैल्यू 1 रखे, N की वैल्यू 1 रखे तो -13.6 आएगा। Z की वैल्यू 1 रखे, N की वैल्यू 2 रखे, माइनस का 3.4 आ जाएगा। N की वैल्यू 3 रखे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। N की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो, N की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो 0. वो आएगा अपने पास कितना, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर N की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, 0.37। एक बात ऑब्जर्व की क्या आपने, जैसे जैसे N की वैल्यू इंक्रीज हुई, 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 5 से 6 गए, N की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, 13.6 से 3.4, 1.5, 0.85, 0.54, 0.37, न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, बट एक्चुअल वैल्यू जो होगी नेगेटिव में डिक्रीज होना, इसका मतलब एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मींस N की वैल्यू इंक्रीज होने पर एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगी, तभी आपको लिखवाया था, याद करो, लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो होता है, सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसके लिए n = 1 बोला था बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर। कल वाले लेक्चर के अंदर अपन ने ये बात बोली थी, तो n की वैल्यू 1 थी। तो देखिए E1 में एनर्जी सबसे कम है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये तो टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, इसमें सब साइन पॉजिटिव कर दो। पोटेंशियल एनर्जी साइन सेम रखना है, वैल्यू सारी डबल कर दो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल। बात समझ में आई आपके? बोलो, चले आगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं
देखिएगा, सुनिएगा, एक और अच्छी सी बात बताता हूं आपको इसका रिजल्ट की। यहीं से ये स्टेटमेंट बन के आएंगे, जैसे ये नीट 2013 में स्टेटमेंट बन के आया था, ये स्टेटमेंट बन के आया था, तो है तो मैथमेटिकल फॉर्म ही ना। तो देखिएगा इसी टाइप से, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट is decreases with increase in value of n। इसका मतलब क्या हुआ? The difference of energy of two successive orbit is decreases with increase in the value of n। जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जो टू सक्सेसिव ऑर्बिट है उसमें एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो डिक्रीज होता जाएगा। देखिएगा यहां पे एनर्जी का लेवल डिफरेंस है 10.2 का, यहां पे डिफरेंस है 1.9 का, यहां पे डिफरेंस है 0.65 का, यहां पे डिफरेंस 0.31 का, यहां पे डिफरेंस 0.17 का। n की वैल्यू इंक्रीज हुई तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल भी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इट मींस E2 माइनस E1 ये लीजिए, E3 माइनस E2 ये लीजिए, E4 माइनस E3 ये लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअसली। इस पॉइंट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, बोलो। ये बात हो गई एटम मींस हाइड्रोजन के लिए, ये बात हो गई सारी हाइड्रोजन एटम के लिए, एनर्जी से रिलेटेड बात, ये सब कुछ बात हो गई। एक बात सुनना ढंग से, एक बात सुने, हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करेंगे, मैं एक बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, अदरवाइज आपको हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में अगर आपको बात आ गई तो मैं बहुत जोरदार लॉजिकल बात बोलने वाला हूं आपसे, क्या? सुनना ढंग से। फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करें तो Z1 होता है, ओके। तो हाइड्रोजन में एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 अपॉन n², ये हमेशा फिक्स हो गया, ओके। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 अपॉन n² इंटू Z², ओके। एक काम करो ना, ये वाली एनर्जी किसके लिए हो गई? हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब En इज इक्वल टू एनर्जी इन हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? Z²। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई Z²। इसको अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो किसी भी एटम में हाइड्रोजन के अलावा अगर आपको कोई भी स्पीसीज दे रखी है और उसमें एनर्जी कैलकुलेट करने का बोल रहा है, तो हाइड्रोजन की तो मैंने 6 तक आपको याद करवा दी, इसको सीधा Z² से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ये याद रखनी, इसलिए मैंने याद रखने का बोला है आपको, काम चुटकियों में हो जाए। लोग वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपन सीधा अप्लाई करके आंसर लेके आ जाएंगे, जो कंसेप्ट बताया है। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे, जिससे आपको आइडिया लगे। एनर्जी के बारे में इतनी बातें की है तो वो आपको आइडिया लगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो, सबसे हाइड्रोजन के लिए तो कैलकुलेट करनी नहीं, कि वो सारी लिख दी मैंने। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट, ऑफ He+। आपके पास दो अल्टरनेटिव वे रहेंगे, आपकी इच्छा है जो अप्लाई करें। फर्स्ट मेथड,
आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना चाह रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू 3 है, जेड की वैल्यू 2 है, तो हम तो एक काम करेंगे, एनर्जी की वैल्यू -13.6 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूं। सेकंड मेथड पे आ रहा हूं, समझना बात को। सेकंड मेथड क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी में भी एनर्जी जो होती है किसी भी स्पीसीज में, वो हाइड्रोजन में एनर्जी मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर कर दो। ओके, हाइड्रोजन के थर्ड बोर ऑर्बिट में एनर्जी लिखवा रखी है, तो 3-4 बार जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हो ना 3-4 बार बोलोगे तो सारी याद हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में माइनस का 1.51, फोर्थ में 0.85, फिफ्थ में आएगा 0.54 और सिक्स्थ में आएगा 0.37। बस काम हो गया। किस में चाहिए, थर्ड में चाहिए। थर्ड में एनर्जी होती है माइनस का 1.51 जेड, हाइड कौन सा हीलियम है क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये लो। ये लो, अब बताओ कैलकुलेशन कौन सी आसान है, ये वाली आसान है या फिर ये वाली। मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको देखना कि करना क्या है आपको अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसे उल्टे सीधे खूब सारे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। और देखो अब अगर ये आपको मेथड समझ में आ गया हो तो मैं इसी से बता रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है E3 ऑफ Li+2, बताओ क्या होगा। लो E2 लिख लेते हैं, चलो E2 लिखना है, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन में सेकंड में कितनी होती है -3.4, इसका जेड कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, -3.4 इंटू 9, ये लो। आ गया। नेक्स्ट और देखो, आपको अप्लाई करना आना चाहिए बस। आपको बोले E4 ऑफ बेरिलियम+3 कितना होगा, ये बोल दे। तो अब इसको कैसे टैकल करें, लिखो देखो। E4 में चाहिए, ये लीजिएगा E4 इन बेरिलियम+3। हाइड्रोजन के फोर्थ में कितनी एनर्जी होती है, थर्ड में होती है माइनस का 0.85, फोर्थ में। बेरिलियम का जेड है 4, 4 का करना है स्क्वायर, ये लो। ये लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो, एक और देखो, सेकंड में ले ले क्या, चलो फर्स्ट में ही ले लेते हैं। नियोन +9 है, तो मेथड वही लगाना है जो अपन ने बोला है। हाइड्रोजन के फर्स्ट में कितना -13.6, इसका है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। हो गए सारे। ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे सिंपल से। कहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, हाइड्रोजन के लिए याद रखो Z² से मल्टीप्लाई कर दो, काम चल जाएगा। अरे 6 तक तो याद रखा है ना अपन ने। अब बोला सर 6 से ज्यादा आ गया तो, अरे 6 से ज्यादा सब अपन से ही पूछेगा क्या, अपन को तो इतना आता है, तो भी दूसरे बेचारे लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलो आगे। चलो 6 तक तो आपको याद रखने हैं, बात अपनी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर। और उल्टे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन। अब मेन मुद्दे की बात सुनना भैया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हो गया n की वैल्यू 1 + 1 = 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके है। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? ये लो एनर्जी की वैल्यू सेकंड में कितना है? -3.4। इसका 2 का क्या करें? स्क्वायर। ये लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो एक सेकंड में काम हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6 कर लोगे यहां पे। प्रॉब्लम नंबर 6 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको उठपटांग। if the potential energy of electron in He plus is -27.2 electron volt, then calculate total energy, kinetic energy and वैल्यू ऑफ n। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं आपसे, ऐसे भी क्वेश्चन बना के दिए जा सकते। लो लिखो। आपको मालूम है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, माइनस के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। सही। चलो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, बट साइन में अपोजिट। ये लो, किसके लिए बोला है? He प्लस के लिए। टोटल एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन लिखते हैं -13.6 Z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2। बोलिए, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेगा 7 नंबर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट of He plus is x electron volt, then energy of electron in second excited state of Li plus 2। ऐसा दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें तो देखिएगा। आओ बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की भी बात करते हैं। अपन को मालूम है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होता है। हीलियम के लिए बात करते हैं x और उसके लिए बात करते हैं E। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2। ये लो। Z लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2। x बाई ई इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या होगा? E। तो एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li प्लस 2 कितना हो जाएगा? E x के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? x के बराबर ही आएगा। ओके है, चले आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लगाओगे तो एन की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी 0। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन की बात, आयन बनाना है। आयन बनाने का तरीका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो पहुंचाओगे कहां पे, उसको पहुंचाएंगे इंफिनिटी पे। कहां पे पहुंचाएंगे, इंफिनिटी पे। तो लिखिएगा डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to remove electron from ground state is known as ionization energy। उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है बात, उसे अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी ले से इसको ऐसे बनाते, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट है, ये n इक्वल टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपको कहां पे भेजना है इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे। ये वाला एनर्जी गैप हो गया। कौन सा वाला एनर्जी गैप हो गया, ये वाला एनर्जी गैप हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो ये होगा फिर तो E इंफिनिटी माइनस E1। इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है 0 माइनस E1 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो n के लिए 1 का स्क्वायर रख दो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। बोलो, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। He प्लस के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। Li प्लस 2 के लिए बात करूं तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएंगे। ओके, ये हाइड्रोजन एटम He प्लस के लिए, Li प्लस 2 के लिए किसकी वैल्यू आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। मेन मुद्दे की बात सुने, अगर आपको किसी को भी आयोनाइज्ड करना है, किसी को भी क्या करना है, आयोनाइज करना है, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी एनर्जी लिखी हुई आए, आपको बोल रहा है उसे इंफिनिटी पे पहुंचाना है, तो इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है 0। तो जिस भी ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है, मान लीजिएगा उसकी एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी 0 कब बनेगी, जब उसमें +10 ऐड कर दिया जाए। जब उसमें +10 ऐड कर दिया जाए, -10 थी, +10 ऐड करोगे, टोटल एनर्जी मिलके क्या हो जाएगी 0, और 0 होते ही वो कहां पे पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे। तो सीधा सा कंसेप्ट ये, कभी भी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, इसका मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें जितनी एनर्जी है उसका अपोजिट साइन करके एनर्जी दे दो। अपोजिट साइन करके, -10 है तो +10 दे दो, +10 है तो -10 दे दी जाए। ओके, बात
समझ में आ रही है? क्यों हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के देगा ना तो बोलेगा कि He+ के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? तो अब -x आएगी, +x है तो अपोजिट करके दे दो -x। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने फॉर्मूला तो प्लस लिखा है तो माइनस तो कभी आएगा ही नहीं। अरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में बना के दिया जा सकता है, तो लॉजिकल बात मैंने आपको ये समझा दी, जितनी भी एनर्जी है उसका अपोजिट साइन करके दे दो, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। ग्राउंड स्टेट में है तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी होती है? तो इसके अलावा और देखिएगा सेपरेशन एनर्जी होती है और एक एक्साइटेशन एनर्जी होगी। सेपरेशन का मतलब नाम से देखो, सेपरेट करना है, मींस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है। कहां पे भेजना है? इंफिनिटी पर भेजना है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे। सेपरेशन एनर्जी, देखिएगा डेफिनेशन लिखिएगा फर्स्ट नंबर पॉइंट पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, from any excited state is known as separation energy, is known as separation energy. The amount of energy required to remove electron from any excited state is known as separation energy. इसका मतलब ऐसा होगा, सेपरेशन एनर्जी जो होगी, इंफिनिटी पे तो इलेक्ट्रॉन को भेजना है -En, n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया तो फिर तो एक बात बताओ, ये आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। फिर तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। बोलो, सही बात बोल रहा हूं? सुनिएगा, यहां पे अगर अपन वैल्यू पुट करना चाहे सेपरेशन एनर्जी के लिए तो ये तो 0 हो गया, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी केयरफुल, n की वैल्यू 1 नहीं है, 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी सेपरेशन एनर्जी। n इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात ध्यान रहे। अब सुनना, मेन मुद्दे की बात सुने। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी के तो मैंने केस सारे लिखवा दिए थे, तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते जाना। मैं 2 क्वेश्चन ही लेके बात करूंगा। फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट सेपरेशन एनर्जी, कैलकुलेट सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको भी इंफिनिटी पे भेजना है, तो लॉजिकल बात तो यही है कि जितनी एनर्जी है उसका अपोजिट साइन करके दे दो, आंसर आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड जो लॉजिकल अप्रोच है, सेकंड बोर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, तो उसका अपोजिट साइन करके दे दो, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द सेपरेशन एनर्जी। अब किसी का दिल नहीं मान रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके लिए देखो क्या करना है। सेकंड मेथड, सब देखो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा रखा है 13.6। हाइड्रोजन के लिए Z कितना है? 1 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से देखो सर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा,
बिल्कुल आएगा, लेकिन मैंने तो लॉजिकल बात पहले ही बोल दी थी आपको। ओके है। एक और अच्छी प्रॉब्लम देखिएगा, सेकंड नंबर, लॉजिकल अप्रोच ही लगाएंगे। कैलकुलेट सेपरेशन पोटेंशियल, बात हो गई सेपरेशन पोटेंशियल की, नॉट एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस बेरिलियम प्लस ये। अब सुने, जैसे ही बोला ना थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ओके, सेपरेशन एनर्जी की बात कर लेता हूं पहले। जितनी एनर्जी माइनस में होती है n इज इक्वल टू 4 में, हाइड्रोजन के लिए बात करो, -13.6 माइनस का 3.4 माइनस का 1.51 माइनस का 0.85, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। लेकिन मेरे को तो बेरिलियम में चाहिए, तो Z का स्क्वायर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 16, इसको कर दीजिएगा प्लस, जितनी एनर्जी होगी उसका साइन कर दिया जाए अपोजिट, मैंने कर दिया अपोजिट, ये लीजिएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सेपरेशन एनर्जी पूछी? एक ऑप्शन ये भी लिखेगा बट गलत है, सेपरेशन एनर्जी थोड़ी ना पूछी, क्या पूछा है सेपरेशन पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल पूछे तो E हटा देना, 13.6 वोल्ट, क्या आ जाएगा 13.6 वोल्ट आ गया, बोलो। पहले सेपरेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लो, E हटा देना तो क्या आ जाएगा वोल्ट, और उसी को बोलते हैं पोटेंशियल वोल्टेज। तो सेपरेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट आ जाएगा। चलिए लास्ट एनर्जी की बात करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी आज का लास्ट टॉपिक। सेशन नो डाउट लेंथी होगा, लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी EE, एक्साइटेशन एनर्जी EE। डेफिनेशन की बात करें, the amount of energy required, the amount of energy required to excite electron from ground state to higher energy level is known as excitation energy. The amount of energy required to excite electron from ground state to higher energy level is known as excitation energy. ये न्यूक्लियस है, ये n is equal to 1 है, ये n is equal to 2 है, ये n is equal to 3 है, ये n is equal to 4 है। देखना 4, इलेक्ट्रॉन यहां पे था बेचारा ग्राउंड स्टेट, यहां से लेके यहां गए, ये होगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये लो, इलेक्ट्रॉन को यहां से इस वाले में लेके गए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ये, तो इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ये लो सेकंड। इलेक्ट्रॉन को अगर आपने यहां से यहां लेके चले गए तो n इज इक्वल टू 4 कब आता है? जब थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होती है, तो मीन्स ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी।
तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to excite electron from ground state to higher energy level is known as excitation energy. फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में लेके जाते हो तो उसे अपन बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हो तो बोलते हैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अगर एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए अगर आपको तो ये हो जाएगा En2 माइनस E1 या En माइनस ये n इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर्मूला पूछ ले तो है ना, बाकी रटना नहीं है, कंसेप्ट बता दूंगा अभी। En माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर ले लीजिएगा कॉमन, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला ही पूछ लेते। अल्टीमेटली हुआ क्या, अगर जैसे सपोज करो यहां पे एनर्जी 1 की है, यहां पे एनर्जी 4 की है, तो यहां से यहां ले जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी? 3। एनर्जी गैप भी तो देना है। अगर यहां पे एनर्जी 5 है, यहां पे 1 है, तो यहां से यहां ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी? 4। एनर्जी का लेवल का डिफरेंस ही तो देखना है। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। ये दे रखा है, तो सुने बात को, जैसा आपका दिल कहे वैसा। इसका मतलब n इक्वल टू 1 से आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एन स्टेट में लेके जाना है, तो n इज इक्वल टू 2। मैं तो बोलूंगा यहाँ पे एनर्जी माइनस 13.6 है, यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ का गैप जो होगा वही एक्साइटेशन एनर्जी होगी, और वो गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये लो भैया आ गया 10.2 का। अब जिन लोगों का दिल नहीं मानेगा उनको फॉर्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा। ओके, उनको फॉर्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी सेम ही आने वाला है। मैं एक प्रॉब्लम और करवाता हूं, आज की लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद जो है आपको कुछ होमवर्क से रिलेटेड काम दे दिया जाए, होम असाइनमेंट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इन Li+2। अब सुनना बात को, ले जाना कहां से आपको? ग्राउंड स्टेट से। ये लो कहां पे लेके जाना है? सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब हो गया 2 + 1 3। ओके, Li+2 की एनर्जी कितनी होगी? मैंने कहा देखो यहां पे एनर्जी जो होगी वो होती है माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9। ये लो, यहां पे कितनी एनर्जी होती है? माइनस का 1.51 मल्टीप्लाई बाई 9। गैप देखना है ना आपको, हाँ गैप देख लो, वही एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। ये गैप ही तो है, यहां से यहां का डिफरेंस कितना, वही तो है। तो 9 आ गया कॉमन, 13.60 माइनस 1.51, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा, ये लो, ये आ जाएगा। कितना आसान काम है। ये कैसे मालूम चला? ये तभी मालूम चल पाएगा जब आपको हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होगी, याद होगी सारी। ठीक है, ओके है मामला। चलिए कुछ होमवर्क दे दिया जाए, होम असाइनमेंट दे दिया जाए। सेशन बड़ा है, उसके बावजूद आपको होम असाइनमेंट और स्टेज 1 के ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। स्टेज 1 के होम असाइनमेंट दिया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42 एंड 44 to 58 नंबर क्वेश्चन।
अब मैं आपको बता देता हूं स्टेज 1 के क्वेश्चन नंबर 58 तक अपना पूरा हो गया है, मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात करेंगे। किससे रिलेटेड बात करेंगे? स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ इसके क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है बात, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक के साथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तब तक मस्त रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।